नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा में सबसे महत्वपूर्ण तो ये था कि बहुत महीनों के बाद आजम खान साहब जब जेल से रिहा हुए तो अखिलेश के प्रति मुलायम और मुलायम के प्रति कठोर होते हुए प्रतीत हुए। समाचार चैनलों से बात करते हुए श्री आजम खान साहब से जो पूछा गया कि मुलायम सिंह जी से बात हुई, मुलायम सिंह ने कभी फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरा नंबर उनके पास ना रहा होगा। ये बहुत बड़ा तंज है। आजम खान अखिलेश यादव से पहले से समाजवादी हैं और संस्थापक सदस्यों में से हैं। ये तंज समाज पार्टी के आपसी रंज का परिणाम है या कुछ और, ये तो चर्चा का विषय था। लेकिन मैंने सोचा कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है नहीं, क्योंकि ना तो आजम खान चर्चा के योग्य है और ना ही समाजवादी पार्टी के क्रियाकलापों पे हम जैसे आदमी को कुछ बोलना चाहिए। इसीलिए हमने इसको महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बनाया। महत्वपूर्ण मुद्दा तो आज पेट्रोल डीजल के दामों पर कमी के बाद श्रेय लेने की होड़ पर भी थी। जब महंगाई को हम मुद्दा बना सकते हैं, चर्चा के योग्य कर सकते हैं, तो इस पर भी तो करना चाहिए था। लेकिन अब ये महंगाई रिलेवेंट नहीं रहा है। अब भ्रष्टाचार और महंगाई इस देश में बहस का मुद्दा ही नहीं रहा। शिवलिंग मिला है, ये चर्चा का विषय है। हर समाचार चैनलों पर ज्ञान वापी ही छाया हुआ है, तो हमने इसको भी नहीं बनाया। आज का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राज ठाकरे और ब्रजभूषण शरण सिंह का विवाद आप समाचार चैनलों पर सुन रहे होंगे। ब्रजभूषण शरण उत्तर प्रदेश से ताल ठोक रहे थे कि बिना माफ़ी मांगे मैं राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में पाँव नहीं रखने दूंगा। आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को सादर प्रणाम। और राज ठाकरे माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थे। मुद्दा यही था। हालांकि अगर आपको लग रहा होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और स्वाभिमान पर चोट पड़ने के वजह से राज ठाकरे को माफ़ी मांगने के मजबूर रहे थे, तो आप गलत में हैं। क्योंकि राज ठाकरे ने परसों पूर्वांचलियों को नहीं पीटा, बरसों पहले पीटा है। और जब पीटा था उस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद सदस्य होते थे, सम्मानित सांसद सदस्य, और तब के संसद के और संसद के बाहर के कहीं किसी बयानों में ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसका विरोध नहीं किया है, ना किया था। तब सवाल है कि भाई जब जागा तब सवेरा, नहीं, ये जागा और सवेरा वाला मामला नहीं है। ये मामला इतना आसान भी नहीं है। मैं चर्चा करूंगा माफ़ी वाले पर, बट ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या मंशा है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि मैं कोई महाज्ञानी तो हूं नहीं, जो मुझे लग रहा है। असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चोरों पर है, और भारतीय जनता पार्टी में कौन बड़ा भाजपाई है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ा हुआ है। और बहस का विषय है कि भाई मैं बड़ा या तू बड़ा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जब से भाजपा में प्रभाव बढ़ा है, बल्कि ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह की पार्टी हुई है, तब से वर्चस्व की लड़ाई सतह पर आ गई है। इन दोनों के ऊपर योगी आदित्यनाथ की बढ़त अब साफ साफ दिखने लगी है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि अब तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का गुण गाया है और कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे अगर नेता होते तो कोरोना में मैं काबू पा लेता। ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है किसी राजनेता के लिए, किसी विदेशी राजनयिक का इतना बड़ा सम्मान करना। भाजपा में भाजपा के वर्चस्व पर काबिज होने की लड़ाई में कोई किसी को कैसे हजम कर पाता। उत्तर प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारा और मंत्रिमंडल में पाए हुए सदस्य की संख्या और उनके योगी के साथ वाले संबंधों पर अगर आप 2 मिनट नजर डालें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ कैसा चल रहा है। जो मुझे लग रहा है, असल में ब्रजभूषण शरण सिंह कोई नेता है नहीं, उनमें कोई राजनीतिक चपलता ज्ञान जैसी कोई बात है नहीं। हालांकि बड़े दिन से, मेरे ख्याल से 20-30 साल से वो संसद सदस्य हैं, 90-91 के समय में एक्चुअली याद नहीं है कि कितने दिन से, बट हैं बहुत दिनों से। जो सीनियर मेंबर पार्लियामेंट है उसमें ब्रजभूषण भी है। मेरे तो खैर रिश्तेदार ही हैं, उनके बेटी से मेरे भांजे की शादी है, तो मेरे तो और भी नज़दीक है वो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पक्ष में और विपक्ष में दिखाने की होड़ मची हुई है।
ब्रजभूषण शरण सिंह का ये राजनीतिक भूल या उद्देश्य अगर ये रहा होगा कि अगर मैं उत्तर भारतीयों के नाम पर उद्धव ठाकरे को रोक दूं, राज ठाकरे को रोक दूं, तो राज्य सरकार का विषय होता है लॉ एंड ऑर्डर का। अगर मान लीजिए कि राज ठाकरे जिद कर लेता कि मैं आऊँगा, जो तुम्हारी मर्जी हो आओ, और ब्रजभूषण कहते कि मैं तुम्हारी टांगें तोड़वा दूंगा, तो ये तो टसल का मामला हो जाता ना, एयरपोर्ट पर हंगामा हो जाता। राज ठाकरे लखनऊ या वहाँ उतरते अयोध्या के आसपास के किसी हवाई अड्डे पर। मैं कभी जहाज से अयोध्या गया नहीं, उसने मुझे मालूम नहीं कि अयोध्या के नज़दीक कौन सा एयरपोर्ट है। लखनऊ से बहुत नज़दीक है, तो शायद लखनऊ उतर के बाई रोड जाने का प्रोग्राम उनका होता। वो जैसा होता वो हो सकता है हेलीकॉप्टर से जाते, वो उनके पास पैसा भी है, समर्थ भी है। तो जहां भी पवित्र भूमि पर उत्तर प्रदेश के पांव रखते और ब्रजभूषण शरण सिंह अगर वहां क्लेश करने का प्रयास करते तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ का ये नैतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक धर्म में बनता कि अपने जमीन पर किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को उत्पन्न ना होने दे, चाहे उसके लिए जिस तरह का बल प्रयोग करना पड़े, छल बल लगाना पड़े। और योगी आदित्यनाथ जी बड़ा सीधा साफ और स्पष्ट निर्देश देने वाले लोग हैं, अब तक के उनके क्रियाकलापों से पता चल गया है। तो वो जरूर राज ठाकरे को रास्ता रोकने वालों के विरुद्ध खड़े हो जाते। हो सकता है उनकी लठ का सेवा भी मिल जाता। तब ये लोगों को बताने का एक मौका मिलता कि पूर्वांचल के लोगों का पीटने वाले का विरोध करने पर योगी की पुलिस ने पीट दिया। मतलब ये मामला योगी के विरुद्ध एक अपना राजनीतिक बढ़त बढ़ाने और योगी का मीटर कम करने के प्रयास जैसा प्रतीत हो रहा है। और अगर राज ठाकरे को वो तो राज ठाकरे और योगी आदित्यनाथ का मामला भी उसी तरह का बनता। मतलब ये हर तरह से राज ठाकरे और ब्रजभूषण शरण की लड़ाई कम, योगी आदित्यनाथ और उनके विरुद्ध खुद को बढ़त बनाने और मोदी के नजदीक दिखाने का प्रयास है। मैं नाम नहीं रखूंगा, मेरे बड़े सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि आपका राजनीतिक अनुभवहीनता या आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं तो कोई बयान दे देते हैं, उसका परिणाम क्या होता है उसका जीता जागता उदाहरण लाल कृष्ण आडवाणी है। लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी से हमेशा कमतर आंक लिए जाते थे। मतलब उनको थोड़ा सा नीचे मान लिया जाता था कि ये थोड़ा उदारवादी हैं, अटल जी ये है वो है, फलाना ढिमाका है। आडवाणी जी को लगा कि यार मैं अटल कैसे बन सकता हूँ। पाकिस्तान दौरे पर गए और उन्होंने जिन्ना के नमाज पर फूल चढ़ा दिया और यहाँ वहाँ के लोगों ने उनके राजनीतिक समाधि पर फतवा पढ़ दिया। लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान से जिन्ना के मजार पर फूल चढ़ा के उतरे। उसके बाद वो खुद उनका राजनीतिक भूल सबसे बड़ा साबित हुआ। और आज आडवाणी जी की ये स्थिति है कि मैं अपने आंखों से और कानों से सुना बात कर रहा हूँ। मैं आडवाणी जी के यहाँ गया हुआ था और एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत बड़े गए हुए थे और हमने फोटो खींच ली। मतलब हम लोग आजकल तो मोबाइल है और सेल्फी मारने की बीमारी है और दो बड़े नेताओं के साथ सेल्फी तो हम जैसे लोग तो खींच ही लेते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि राकेश ये फोटो डलिया मत। मैं ठीक है सर, आपके सामने डिलीट कर देता हूँ। अब मैं सॉरी, मेरे को भोजपुरी में बुला गया तो आप लोग अंदाज मत लगा लेना, मैं किसी का नाम नहीं रख रहा हूँ। और मैंने उन्हीं नेताजी को देखा है कि कैमरा वाले को, क्योंकि तब मोबाइल नहीं होती थी तो नेता लोग कैमरामैन साथ लेके जाते थे और कैमरामैन को ले जा करके आडवाणी जी के श्री चरणों को छूते हुए गुलदस्ता दे करके फोटो खिंचवाए थे। उनके डायरी रूम में 14 से पहले तक पड़ी हुई थी। एक कदम गलत निकल जाने का परिणाम है। कल्याण सिंह को लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी अगर चुनाव लखनऊ से हार जाते हैं तो मैं अगला प्रधानमंत्री हो जाऊंगा। कल्याण सिंह की स्थिति सबको पता है। खैर, ब्रजभूषण बहुत छोटे लेवल का है, इन लोगों के नाम के साथ इनका चर्चा कर देना ही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात इनमें है ही नहीं है, लेकिन कई बार भूल हो जाती है। हमारे भी एक बड़े जानने वाले संसद सदस्य थे, उन्हें लगा कि भाई आडवाणी जी की थोड़ी सी शिकायत कर देंगे तो शायद मोदी के नज़र में आ जाएंगे। वो आडवाणी जी के घर पर दौड़ा करने के अनाउंस कर दिए। सारे समाचार चैनलों पर आ गया कि फलाना वाले सांसद जी आडवाणी जी और जोशी जी के विरुद्ध मोर्चा खोलने की बात कह रहे हैं। स्थिति ये हुई कि बीच टर्म में उनको हटा दिया जाता, किसी कमेटी में रखा नहीं गया, राजनीतिक पतन हो गई और अगला बार टिकट नहीं दिया गया उनको। ब्रजभूषण शरण सिंह अगले बार चुनाव लड़े, हमारी ये शुभकामना उनके साथ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुकाबले में अगर वो सोच रहे होंगे तो ये गलतफहमी है, और अगर ना सोच रहे होंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बोल रहे हैं। ये जरूर बताएं कि जिस वक्त राज ठाकरे ने पूर्वांचलियों को अपमानित किया था उस वक्त आप क्या कर रहे थे संसद सदस्य के रूप में,
क्योंकि तब भी आपके पास पावर थी बोलने की, कहने की और कुछ करने की। तब आपने क्या किया, और अगर किया है, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियो बाइट इतनी नहीं चलती थी, तो दूरदर्शन का आर्काइव से वीडियो निकालिए। आप तो संसद सदस्य लिख करके दीजिए कि फलाना वाला फुटेज मेरे को दिया जाए, मैं उसको रिलीज करूंगा, और रिलीज करिए जल्दी से जल्दी। और अगर किसी अखबार में आपकी कटिंग कतरन पड़ी हुई हो तो वो भी आप मांग सकते हैं संसद सदस्य, अखबार वालों को लिखे कि फलाना तारीख का स्टेटमेंट दे दिया जाए, वो आपको दे देंगे। ज़रूर जारी करिए। मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भारत में भारत के लोगों को पवित्र राम जन्मभूमि के दर्शन करने से रोकने का ना तो आपको कोई कानूनी अधिकार है, ना ही व्यवहारिक अधिकार है। अब बात करता हूं कि आपको कहा है आपके पूरे भारतीय जनता पार्टी को ही कोई अधिकार नहीं है पूर्वांचल के हितों पर चर्चा करने के लिए, पूर्वांचल की बात करने के लिए। अब वो चर्चा करूं, एक बात और चर्चा कर लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या कोई और पूर्वांचल को कितना मानते हैं, कितना जानते हैं, कितना स्नेह प्रेम करते हैं। आज एक समाचार आया कि अर्जुन सिंह वापस तृणमूल कांग्रेस में चले गए। प्रथम दृष्टया मुझे लगा कि डर के मारे अर्जुन सिंह चले गए, उनको अपनी जान की चिंता थी। लेकिन बाद में पता चला यार इनको नाम अर्जुन सिंह है भाई, ये डरने के कैसे, सिंह डर रहा, इस कैसे हो सकता है। अगर डरा होता तो ममता बनर्जी को छोड़ते ही नहीं। पूर्वांचल का सम्मान की ये बात है कि अर्जुन सिंह सांसद सदस्य बने, और पूरे पश्चिम बंगाल में पूर्वांचली चेहरा है अर्जुन सिंह, जो सांसद सदस्य तक जीते। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये मुगालता होगा कि वो उनके नाम पर जीते तो गलत फहमी है। वो अर्जुन सिंह अपने नाम और अपने किए काम पर जीते हैं। खैर, नाम काम पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। चर्चा ये है कि जब अर्जुन सिंह को आपने संसद सदस्य बनाया और तृणमूल से छोड़ करके सांसद बने तो आपने उनको कौन सा सम्मान दिया, क्या दिया, मंत्रिमंडल में दिया, वहां पर कोई पार्टी में जुआरी दिया, कुछ दिया, किसी बड़े कमेटी में डाला, उनके नाम का इस्तेमाल, उनके प्रभाव का इस्तेमाल किया, या भाई उस कमरे से आकर इस कमरे में बढ़िया बत्ती दोनों जगह नहीं है। फिर अर्जुन सिंह क्यों रहते। दूसरा, अर्जुन सिंह के भागने का कारण एक और है जो सबसे बड़ा, वो चर्चा कहीं नहीं होता है। मित्रों, मैं अकेला आदमी हूँ जो सार्वजनिक मंचों पर, डाइनिंग रूम में सब लोग कहते होंगे, मैं पहला आदमी हूँ, मेरा यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हो, मेरे फेसबुक पर पड़ी हो, जिसको संदेह हो पश्चिम बंगाल चुनाव में मैं जो समाचार चैनलों पर बोलता हूँ उनकी भी कटिंग मैंने अपने फेसबुक और यूट्यूब पर डाल रखा, आप देखिएगा। मैं पहला आदमी हूं जो सार्वजनिक मंचों पर बोलता हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी का साठगांठ है, ये भाई बहन का नाता है। वो उनको मिष्टी दोई भेजती हैं और इनको गुजराती मिष्ठान भेजते हैं। दोनों भाई बहन है और दोनों की मिली भगत है कि लोकसभा में मैं आपकी मदद करूंगी, विधानसभा में आप मेरा मदद कीजिए, बाकी हम दोनों मिलकर के बामी और कामी को खत्म कर दें, जो हो चुका है। हम आपको विधानसभा में हराएंगे नहीं और आपको हम लोकसभा में परेशान नहीं करेंगे, ये तय है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब ये ऑफिशियल बयान है, किसी को मेरे पास संदेह होगा तो बंगाल में चेक कर लेगा। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव हुआ जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़के आए, तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीते। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मी हीरो के हैसियत से जीते, तृणमूल के टिकट से जीते, तो आपको अर्ध ज्ञान है और आप आधा सोच रहे हैं। आधी जानकारी है आपको। शत्रुघ्न सिन्हा इसलिए चुनाव जीत गया है कि आसनसोल विधानसभा में जो विधान का बूथ कमेटी का जो मेंबर होता है, जो पोलिंग बूथ के अंदर होता है, सैकड़ों पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य डर के मारे गया ही नहीं। और जो सदस्यों ने अपना नाम पहले दिया जाता है ना बूथ कमेटी को कि भाई वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो मैं आऊंगा, उनके चेहरे की आईडी कार्ड बनती है, फोटो सहित लगता है, तो जिन जिन लोगों ने फोटो सहित आईडी मंगवाया तो उसमें से 100-150 लोगों को रात में पुलिस और ममता बनर्जी के गुंडों ने उठा लिया और उनकी स्थान विशेष का रंग परिवर्तन किया गया। वो बेचारे कुर्सी पर बैठने की स्थिति में नहीं थे, ना ही वो कमोड पर बैठने की स्थिति में थे, वो आने के लायक नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं हुआ। एक अपुष्ट सूचना है या अपना मनसा पाप है, ये सत्य नहीं है, मैं कह रहा हूं, इसको आप वैज्ञानिक मत मानिए। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पीटे जाते हैं, काटे जाते हैं, तो भाजपा का दिल्ली वाला नेतृत्व कहते हैं कि 2 सौ मरा कम है, 2000 मरेंगे तो ये सब साले इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे पक्ष में आएंगे, मोबिलाइजेशन होगा। मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसी सोच है क्या, क्योंकि अगर ऐसी सोच नहीं होती तो ममता बनर्जी की सरकार अब तक कप्तान रसातल में मिली होती। वहां पर मंडल धनखड़ साहब राज कर रहे होते राष्ट्रपति शासन के रूप में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के A to Z कारण है
क्यों नहीं लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी? समझिए, हम समझ रहे थे कि शायद चुनाव पूर्व उनको कोई राजनीतिक माइलेज के डर से नहीं होगा, तो चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज है और हजारों कार्यकर्ता डर के मारे पश्चिम बंगाल छोड़ चुके हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो लोग अपने चुनाव क्षेत्र में थे वो छोड़ करके बंगाल दिल्ली आ गए हैं और यहाँ पर नौकरी नहीं है। कुछ लोग रिक्शा चला रहे हैं, कुछ लोग भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं जी तो रहे हैं ना कम से कम। और जो लोग कभी बीच पचा में 2-3-4 महीने के बाद समझे कि माहौल ठंडा हो गया, उनको लटका करके चौराहे पर खड़ा कर दिया गया और एक भी बयान के अलावा कुछ नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। तो अर्जुन सिंह यहाँ क्यों आते भाई? अर्जुन सिंह का जिसे सीधा सीधा लड़ाई था उसके विरुद्ध पार्टी से निकालने और कुछ केस वेस की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। जब अर्जुन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, साल भर से ज्यादा तक हो गया अर्जुन सिंह को, मेरे ख्याल से 3-4 साल, तो 3 साल से ऊपर आए होंगे, 2 साल से तो ये टर्म पूरा हो गया। उसके बाद उसके पहले से भी थे, मेरे ख्याल से 2.5-3 साल तो हो ही गया होगा, एक्यूरेट मुझे पता नहीं है। हालांकि वो जब सम्मिलित हुए तो मैं गया था भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में, हम लोगों के सामने शामिल हुए। उस वक्त के समाचार चैनलों पर वो तस्वीर देखे जा सकते हैं, मेरे फेसबुक पर भी है, लेकिन मुझे एक्यूरेट तिथि याद नहीं है। और तब से लेकर के आज तक उनके जो एनिमीज थे वहां पश्चिम बंगाल में, जो नामित बताए गए थे कि भाई इन पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की, कहीं कुछ चर्चा नहीं की, क्योंकि उनको ममता बनर्जी नाराज हो जाने का खतरा था। अर्जुन सिंह आप क्या करते? अर्जुन सिंह के लिए स्थिति बड़ी विकट और विषम हो गई थी। यहाँ आ रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा और वहां जाएंगे तो कुछ होगा नहीं वाली बात थी। अर्जुन सिंह ने कहा कि जल में रह मगर से बैर नहीं करते हैं, अगर यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर ममता बनर्जी के यहाँ क्या नुकसान था, फिर यहीं ठीक रहेंगे, कम से कम मैं और मेरे लोग सुरक्षित तो रहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जीना है तो ममता ममता कहना है। अर्जुन सिंह को घूम फिर करके हुआ कि जब जलील यहाँ भी होना है तो अपने पुराने घर में से आज अर्जुन सिंह पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य होने के नाते त्याग पत्र दिया और अब ममता बनर्जी के सिपाही हो गए। भारतीय जनता पार्टी को बतानी पड़ेगी कि पूर्वांचल का वोट चाहिए और पूर्वांचल का सम्मान नहीं चाहिए, पूर्वांचल को कोई बढ़िया स्थान नहीं चाहिए। और जो लोग किसी राजनीतिक सांठगांठ मजदूरी के अंतर्गत कैबिनेट में आ गए हैं उनको उचित सम्मान नहीं चाहिए। अश्विनी चौबे जब बिहार में मंत्री थे तो पशुपतिनाथ पारस उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। आज स्थिति यह है कि पशुपति पारस कैबिनेट मंत्री है और अश्विनी चौबे उनके राज्य मंत्री हैं। पूर्वांचल का और स्वर्ण समाज का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की नजर में कितना है, ये एक उदाहरण बहुत है। आज चर्चा उस पर नहीं, आज चर्चा थोड़ा पूर्वांचल पर है, इसलिए मैं वीडियो तो आधे घंटे से ज्यादा बनाता नहीं हूँ, 10 मिनट और आ गया बात करना चाहता हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में 8वां साल गुजर रहा है। उसके पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पूरे 5 साल और 13 दिन और 13 महीने की सरकार केंद्र में चल चुका है। मतलब करीब 15 साल केंद्र में और राज्यों में, विभिन्न राज्यों में, मतलब बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खाला पूर्ण कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का बीत चुका है। मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं। चूंकि अभी केंद्र में भाजपा है तो मैं भाजपा का नाम ले रहा हूं। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेजी हुकूमत से, 26 जनवरी से 52 को जब हमारा अपना संविधान एडॉप्ट किया गया और संविधान के तहत रूल किया गया, उस वक्त भारत का संपूर्ण प्रांत आज़ाद हुआ था। मतलब गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब एक साथ आज़ाद हुआ था और हर जगह का रुपए का रेट एक ही था, मजदूर का रेट एक ही था, औद्योगिक स्थिति का एक रेट एक ही था। बल्कि हमारा कानपुर मैनचेस्टर कहा जाता था। महाराष्ट्र में उतना बड़ा उद्योग और उतनी बड़ी स्थिति नहीं थी जो हमारे कानपुर में थी और हमारे गाजियाबाद में थी। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, कानपुर और हमारा बनारस का करना था। मेरे बलिया में रसड़ चीनी मिल थी, रसड़ स्पिनिंग मिल और चीनी मिल थी। उद्योग का मेरा बलिया जिला बड़ा आगे था। लेकिन हमारे नेताओं के निकम्मापन के वजह से ये स्थिति हुआ कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में हमको नौकरी करने जाना पड़ता है, बल्कि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हमको जलील होने जाना पड़ता है। मित्रों, मैं दिल्ली में रहता हूं। अगर मेरे बलिया में बढ़िया अस्पताल और बढ़िया स्कूल होता
तो मैं यहाँ जितने में मेरा घर है, हालांकि तब भी घर का एक सामान्य घर और बड़ा बढ़िया घर है, दिल्ली वैसे में तो ये बड़ी कोठी मानी जाती है, लेकिन विश्वास करिए मेरे गांव में इतनी जमीन पर गोबर फेंका जाता है तब भी कहा जाता है कि यार ये कम पड़ गया, दूसरे वाले में फेंको, ये टाल बड़ा हो गया है। मेरा दिल्ली में जितना घर है इतने जमीन पर मेरे गाँव में गोबर फेंका जाता है। और जितने कमरों में मैं रहता हूँ या और जो हमारे जैसे लोग किराए पर रहते हैं, मेरे गांव की पूरी कोठी में लोगों को चिरौरी की जाती है कि आइए ना, सोलर लाइट लगवा दिया है, पंखे की कमी नहीं है, इस गर्मी में हवा खाते रहिएगा, बैटरी का पॉइंट है, मोबाइल चार्ज करिएगा, घरे आइएगा जरूर। आज चिरौरी करके घर में बुलाया जा रहा है कि कम से कम दिया बाती तो चले, वास्तु ठीक रहेगी, नहीं तो भूतहस घर हो जाएगा, कोई रहने वाला नहीं है। यहाँ का मिनरल पानी में जो शक्ति है, हमारे हैंडपंप में उतनी बढ़िया पानी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ का दूध और मेरे गाँव का पानी बराबर है। अगर उत्तम स्वास्थ्य और बढ़िया शिक्षा का होता, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं यहाँ नहीं आता, क्योंकि अब मैक्सिमम तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। बिजली अगर पूरी होती और इंटरनेट मेरे घर में होता तो मैं कह लिए दिल्ली से बोलता, मैं अपने गांव में रहता, लेकिन गांव में कुछ नहीं है। गांव में खेती भी सिर्फ एक फसल होती है, बाढ़ नहीं भी आता है तो दीमक का इतना खतरा हो गया है कि दोनों फसल हो नहीं सकता। एक फसल को वैसे ही पानी डाल के छोड़ा जाता है ताकि दीमक मर जाए, नहीं तो अगली फसल भी नहीं होगी। ये स्थिति आ गई। पहले बाढ़ आता था तो बाढ़ फसल ले जाता था तो कम से कम दीमक का खतरा नहीं था। अब बाढ़ रुक गया है तो दीमक बाढ़ से भी ज्यादा नुकसानदायक कर रहा है। अब तो घरों में दीमक आ गया है, अगर आप 2-3 महीना घर का चौकर ना खोले तो पूरी चौकर दीमक खा जाएगी। ये स्थिति बनी हुई है। तो आप बकवास कर रहे हैं कि पूर्वांचल में राज ठाकरे पूर्वांचलियों को पिटवा रहे हैं। पूर्वांचल के लोग वहां गए, कोई रिश्तेदारी करने गए थे, ब्याह हो रही थी वहां पर, कह लिए गए, इसलिए गए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के इधर वाला कुछ हिस्सों में कहीं कोई रोजगार है नहीं, हम क्या करें, खेतों में कितना काम करेंगे, पढ़ लिख करके MA BA कर लिए हैं तो खेत में खेती कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। और पढ़ने के बाद मेरा लड़का इंजीनियर है तो बेंगलोर में मजबूरी में जाना पड़ा। बलिया में अगर इंजीनियरिंग की नौकरी होती तो काहे यहाँ आता। मुझे बड़ी खुशी होती कि कहता कि पापा आपने दिल्ली में मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर दी, बलिया में मेरा नौकरी विप्रो से भी बढ़िया लग गया। मैं बोला बेटा जा, घर का कोटी खोल, कार ले और आ जा घर से वहां तक, एक भैंस बांध लियो, घर में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को दोबारा काम पर रख लेना, वो तो रहेंगे भी, वैसे खुशी हो जाएंगे कि यार काम घर में ही मिल गया। लेकिन नहीं है, लड़के के लिए बलिया में कोई स्कोप नहीं है, उसको बेंगलोर जाना पड़ा। आप जब कल कारखाने बंद करा देंगे, चलिए मैं नया तो छोड़ दीजिए, मुझे तो याद नहीं है कि आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में कितने नए कारखाने लगे, बिहार में कितने लगाए, जो चल रहे वो बंद हो गए। बिहार की छोड़ी, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, पूरा लंबा करूंगा वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं शुरू करता हूं, उत्तर प्रदेश का शुरुआत बलिया से होता है। बलिया में रसड़ा चीनी मिल था, बहुत बढ़िया चीनी मिल था, बड़ा काम करता था, बहुत रोजगार था, और कुछ नहीं था। तो वहां गन्ना बहुल इलाका, वहां का गन्ना दूर तो नहीं जाता ना, ट्रांसपोर्टेशन कम लगता, वहीं का गन्ना वहीं इस्तेमाल हो जाता। लेकिन ऐसी राजनीतिक मार पड़ी कि उसको बंद करना पड़ा। कानपुर में तो कहा जाता था कि कानपुर देश का मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, इतनी औद्योगिक क्रांति वहां पर थी। आज कानपुर में बस गुंडई के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि सारी कंपनियां बंद हो गई है और कंपनियों के कूड़ा की चोरी करने का व्यवसाय चल रहा है, और उसके अलावा वहां पर कुछ नहीं चल रहा है। गाजियाबाद में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो सारी की सारी बिजली न मिलने की वजह से बंद हो गई, राजनीतिक दुर्व्यवस्था से बंद हो गई। राजनेताओं को लगा कि यार ये सब लोग कल कारखाने में काम कर लेंगे और सबका पेट भरने लगेगा तो रैली में भीड़ कहाँ से आएगी। इसीलिए उन्होंने साजिश के तहत ऐसा प्लान किया कि लोग अपना रोजगार चौपट करके मेरे पीछे पीछे भागे, और नेताओं में राशन कार्ड में नाम लगवाने का भी अधिकार अपने यहाँ ले लिया। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो राशन कार्ड का कैंप लगता है वो किसी न किसी नेताजी के घर पे लगता है, और अगर किसी आयरे गहरे के घर पर लगा तो समझो कि अगला चुनाव में, ये प्रधानी का चुनाव लड़ने वाला है, तभी अपने द्वार पर राशन कार्ड का कैंप लगवाया हुआ है। यह आधार का कैंप लगता था, तो आधार का कैंप उन्हीं क्या लगता था जिसको आगे चुनाव में लड़ना है, वो कहता था ये हमारे यहाँ खाने पीने का व्यवस्था करवा देंगे, हमारे द्वार पर कैंप लगा दीजिए। तो जहां पर आधार कार्ड में नाम एडिट कराना भी राजनीतिक बस के बात हो गई और राजनीतिकों का मदद लेना पड़ रहा है, इतनी हम लोगों को लुंज बुंज बना दिया गया है, तो समझिए कि हमारी स्थिति क्या होगी। सबसे पहले मैं कहता हूं कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे या किसी भी ऐसे इंसान का मैं सख्त नफरत करता हूं। टट्टी छू लूंगा, वो मेरी मजबूरी हो सकती है, इन लोगों से मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा जिन्होंने हमारे भाइयों का अपमान किया है। लेकिन अगर एक आदमी को घृणा करना होगा तो मैं राज ठाकरे से पहले पूर्वांचल के नेताओं को घृणा कर दृष्टि दूंगा, धिकारूंगा, थूकूंगा उनके ऊपर
जिनके गलत नीतियों से, जाति पात के लड़ाई पर और अकम्बड़ता के वजह से हमारे उद्योग धंधे चौपट हो गया। और महाराष्ट्र के नेताओं को मैं धन्यवाद दूंगा, थैंक्स टू ऑल, कि जिन्होंने अपने यहाँ उद्योग बढ़ाया। आज सारे उद्योगपति जा रहे हैं वहाँ, हमारे यहाँ आएंगे तो सबसे पहले नेताजी बोलेंगे कि हमारा कमीशन कितना होगा, फिर बोलेंगे कि मेरे जाति का नौकरी कितना होगा, मेरे चाचा जी का नौकरी कितना होगा, और छोड़ जातवाद की गोली मार हर महीना कितना भिजवाएगा। उद्योगपति वहां से धंधा छोड़ करके भाग जाएगा। इस विषय में विचार होना चाहिए, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो या पूर्वांचल के नेता हो। पहले आप ये बताइए कि आपके लोगों को बॉम्बे क्यों जाना पड़ा, आपके लोगों को महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल में या और देश के किसी कोने में क्यों जाना पड़ रहा है। कोई रमणीय स्थल घूमने जाते हैं या रोजी रोजगार के लिए जाते हैं? अगर रोजी रोजगार के लिए जाते हैं तो आप क्या कर रहे थे? और अगर आप ये नहीं बताएंगे तो ये बेमतलब बकवास करने का अधिकार आपको नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है, सबकी कदर पहचानती है। मित्रों, अंत में मैं आपको एक ही बात कहूँगा, मैं हर बार अपने वीडियो के अंत इसी से करता हूँ कि इस समूह का अंत होगा आपके सजग होने से। इस खेल को आप समझिए, आपने खेल समझा, इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह का आम जमीन पर कोई समर्थन नहीं मिला। ना तो सोशल मीडिया पर कोई उनके पक्ष में वीडियो लगाया, ना ही उनके बयानों को रीट्वीट या रीअपलोड किया। वो अकेले बोलते रहे। वो इंटरनल लड़ाई और दिल्ली दरबार के इशारे पर कुछ समाचार चैनलों को चला उनके बात को, क्योंकि वो मैं शुरू में बता चुका हूं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आम जन ने इस चीज को समझा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जब पावर में थे, संसद सदस्य थे, उस वक्त पीटा गया था तो उस वक्त भूख हड़ताल पर नहीं बैठे थे, पदयात्रा मुंबई में नहीं किया था, महाराष्ट्र सदन में जाकर के धरना प्रदर्शन नहीं किया था, लोकसभा में इस पर एक भी प्रश्न नहीं उठाया था, जो अधिकार है संसद सदस्य को पूछ लेने के नाते। जब आप तब नहीं किए थे तो आज आप और पुरानी घाव को हरा करके क्या हासिल कर लेंगे। राज ठाकरे तो इसके पहले भी आया था, उद्धव ठाकरे जो उस वक्त तो एक ही लोग थे, उद्धव ठाकरे भी तो आया था यहाँ पर। उद्धव ठाकरे के लिए आपने क्यों नहीं कहा कि हम नहीं आने देंगे? उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अलग अलग थोड़े हैं, वो तो उठाओ लूंगी बजाओ पूंगी एक ही जीन के लोग हैं। आपने उसके लिए पलक पड़ा बचाया तो भाई राज ठाकरे वाला क्या केस है? अंदर की बात बोलिए कि अंदर की बात क्या है, पब्लिक सब समझती है। रहा पूर्वांचल का अपमान की बात, तो अपमान राज ठाकरे दूसरा नंबर पर किया है, पहला नंबर पर आप किए हैं, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में एक भी उद्योग लगाने के लिए पार्लियामेंट में कोई प्रश्न पूछा है तो हमको बता दीजिए। हमको मत बताइए मैं कौन होता हूँ। अगला बार वीडियो लगाइए कि मैं इतना दिन से पार्लियामेंट में हूँ और अपने यहाँ उद्योग लगाने के लिए इतनी चिट्ठी हमने प्रधानमंत्री को लिखी है, इतनी चिट्ठी हमने उद्योग मंत्री को लिखा है, इतने चिट्ठी हमने पावर मंत्री को लिखा है, इतनी चिट्ठी हमने विदेशी देशी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को लिखा है, हमने अपने संसदीय क्षेत्र में औद्योगिक मीट करवाया है कि आइए और आकर के आप हमारे इंडस्ट्री लगाइए। आज प्रेमनाथ दीदी जी का मार्गदर्शन पढ़े तभी मैं वीडियो बंद करूंगा। आपने लिखा है कि नाइस रूट कॉज एनालिसिस इन द वेरियस मैटर ऑफ पूर्वांचल। जय हो, आपका आशीर्वाद बना रहे और आप लोगों के स्नेह से संभव होता है। मेरा पारितोषिक आपका आशीर्वाद है, मेरा पारिश्रमिक आपका पसंद है। अगर आपको और आप जैसे महानुभावों को अच्छा लगता है तो यही मेरा फीस है। आप फीस देते रहिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा। मित्रों, वीडियो बड़ा हो रहा है। अंत में मैं एक ही बात बोलूँगा कि जब आप मतदान के टाइम आवे तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखें कि मैं जिसके लिए मतदान करने जा रहा हूँ उन्होंने मेरे लिए क्या काम किया है। और अगर आपके लिए बतौर संसद, बतौर विधायक कुछ नहीं किया है तो फिर उनके बकवास को दरकिनार करिए और अपने पसंद का नेता चुनिए। जब तक आप वोट का चोट नहीं देंगे तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं और इसी तरह से आपको लड़वाते रहेंगे। बाकी आपका अपना कौन है बताने की जरूरत नहीं है। 2-3 उदाहरण तो मैंने समय अभाव में दिया, आप सब जानते हैं, आपको क्या बताना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार, पूर्वांचल क्या सारे राष्ट्र की विजय हो, सब लोग सुखी, शांति और समन्वय बना कर रखें। इन्हीं विभिन्न मनोकामनाओं के साथ आप सबको सादर प्राप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।